बना रहे हैं, चूड़ियाँ जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं पे आग जल रही है ना, ऑयल से आग जल रही है, लैंप जल रहे हैं और उसी में वो लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, चूड़ियाँ बना रहे हैं। तो अचानक जो है अचानक अनीस जंग नरेटर की जो नज़र है एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम क्या होता है, सविता, है ना। वो पिंक कलर का ड्रेस पहनी होती है एंड सिटिंग बिसाइड एन एल्डरली वुमेन, और वो अपने जो भी हो उनके मतलब एक यंग वुमेन के पास, एल्डरली वुमेन के पास बैठी होती है और चूड़ियाँ बनाने में मदद कर रही होती है। एक्चुअली वो जो बच्ची सविता है उसके हाथ जो है ऐसे लगता है कि मशीन की तरह चल रहे हैं, है ना, बहुत फास्ट काम कर रही है। बहुत तेज़ी से चूड़ी बना रही है, छोटी ही बच्ची है ना, लेकिन चूड़ी बनाने में वो एक्सपर्ट है, ऐसा लगता है कि मशीन काम कर रहा हो। ठीक, नाउ अनिस वंडर्स इफ सी अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स ऑफ इंडियन वुमेन। सेंसिटिविटी मतलब होता है पवित्रता, है ना, सेक्रेट मतलब पवित्रता। तो अनीस वंडर्ड, अनीस बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि एक्चुअली इस बच्ची को इस चूड़ी की पवित्रता के बारे में शायद कुछ भी पता ना हो कि भाई बैंगल्स जो एक्चुअली ये सब लोग जानते हैं ना कि चूड़ी जो है सुहाग का प्रतीक है ना, हमारे इंडिया में, है ना, इंडिया में यही माना जाता है ना कि जो बैंगल्स होते हैं चूड़ियाँ जो होती हैं वो सुहाग का निशान है। क्यों, जानते हो ना, देखो जब वुमेंस की शादी होती है, लड़कियों की शादी होती है, तो वो जब तो उनको चूड़ियाँ पहनाते हैं। जब वो उनके हस्बैंड अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी चूड़ियाँ फोड़ दी जाती हैं ना, तो वही समथिंग लाइक दैट, है ना। तो कहने का सेंस ये है कि जो चूड़ियाँ हैं वो सुहाग का प्रतीक है। तो आई थिंक ये छोटी बच्ची जो है चूड़ियाँ बनाने में तो इतनी एक्सपर्ट है, बट आई थिंक सी कुड नॉट अंडरस्टूड, है ना, वो शायद ये समझी ही नहीं होगी या समझ ही नहीं पाएगी कि चूड़ियाँ कितनी पवित्र होती हैं इंडियन वुमेंस के लिए। ठीक, शायद उसको इसकी पवित्रता के बारे में, चूड़ियों की पवित्रता के बारे में खुद भी पता नहीं है, बट वो चूड़ियाँ बना एक्सपर्ट से रही है। ठीक, द सैड आयरनी विल सडनली डाउन अपॉन हर, ये जो सैड व्यंग है ना कि भाई उसको पता नहीं कि चूड़ियों का मतलब क्या होता है, कि सुहाग की निशानी है या एवरीथिंग्स कुछ भी है, लेकिन वो चूड़ियाँ बनाने में एक्सपर्ट है। मतलब ये एक तरह की आयरनी है, एक व्यंग है ना। And she will become a bride like a old woman sitting beside her. She will become, और वो क्या बन जाएगी, एक ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी, लाइक एन ओल्ड वुमेन, और एक ओल्ड वुमेन की तरह सिटिंग बिसाइड हर, जो कि उसके साइड में बैठी हुई है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय द ओल्ड लेडी टेल्स दैट द ऑथर said she has not enjoyed even one full meal in her entire लाइफ। अब देखो नरेटर ने शायद कुछ उससे बात करने की कोशिश किया, जो उस लड़की के बगल में एक औरत बैठी हुई थी ना, इंडरली, जो अपना काम कर रही थी, तो वो बहुत ही ड्रेन वॉइस में, है ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके आवाज़ में कोई जॉय है ही ना हो, या तो फिर थोड़ा सा नर्वस टाइप के, दुखी टाइप के। वो ओल्ड लेडी कहती क्या है ऑथर से कि सी हैज़ नॉट इन्जॉय इवन वन फुल मील, है ना, मैंने कभी भी अपने पूरी लाइफ टाइम में, इंटायर लाइफ टाइम होता है ना, पूरे लाइफ टाइम में मैंने एक टाइम भरपेट खाना कभी भी नहीं खाया। ठीक, ऐसा कौन कह रही हैं, जो एल्डरली ओल्ड लेडी वहाँ पे बैठी हुई थी, कहती कि अपनी पूरी लाइफ में मैंने एक भी टाइम भरपेट खाना कभी नहीं खाया। ओके, तो मतलब वे बेचारे इतने गरीब हैं कि एक टाइम भरपूर खाना भी नहीं खा सकते। ठीक, और इवन दे वर्क वेरी हार्ड, इस तरह की भट्टियों में काम करते हैं, रातों दिन जॉब करते हैं, है ना, लेकिन फिर भी वो ठीक से खाना खाने को उनके पास इतने पैसे नहीं आ पाते। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, डेयरिंग नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, है ना, डेयरिंग मतलब तो जानते हैं साहस होता है, और नॉट प्राउड ऑफ द ग्रोइंग अप, जैसे जैसे आप बढ़ें जरूरी नहीं कि आपके अंदर डेयरिंग ही आए। वंस वंडर इफ मुकेश फादर हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ। वंडर, एक आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि मुकेश के फादर हैज़ अचीव्ड, उन्होंने पूरा अचीव किया हुआ है, वॉट मैनी हैव फेल्ड, जो लोग फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, अचीव इन देयर लाइफ टाइम, मतलब मुकेश के पापा जो हैं उन्होंने अचीव कर लिया है, अपना घर बनवा लिया है, बच्चों की सिखा भी दिया है, बाकी लोग तो नहीं कर पाते ये भी। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज छत, एटलीस्ट उनके घर तो हैं, उनके सर पे एक छत तो है। The cry of not having money can be heard in every household of फिरोज़ाबाद। मतलब the cry of not having money, मतलब जो दुख है
पैसे ना होने का, ठीक। क्राई ऑफ मतलब परेशान है, जो रो रहे हैं, परेशान है, दुखी हैं कि उनके घर में पैसे नहीं हैं। तो सिर्फ एक घर की बात नहीं है, हर्ड मतलब सुना जा सकता है। एवरी हाउस होल्ड ऑफ फिरोजाबाद मतलब फिरोजाबाद में जो बैंगल्स बनाते हैं उनके हर घर में एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि उनके घर में पैसे ही नहीं है। सिर्फ मुकेश के घर की बात नहीं है, एटलीस्ट मुकेश के पापा ने तो बहुत ढेर सारी चीज़ें अचीव कर लिया है, ठीक। मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें तो एटलीस्ट उनके पास हैं, ठीक। तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ मुकेश के पास ही नहीं है, जो भी फैमिली वहाँ पे मुकेश के अगल बगल पड़ोस में या फिरोजाबाद में है, सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि उनके घर में पैसे नहीं, सब पैसे के लिए रोते हैं। नथिंग हैज़ चेंज ओवर द ईयर कई साल गुजर गए लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं आया। ईवर ईयर्स ऑफ हार्डशिप्स हैव किल्ड ऑल होप्स एंड ड्रीम्स मतलब ये जो कठिनाइयाँ हैं वो ख़त्म कर देती हैं उनकी आशाओं को और उनके सपने को। वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, हार्डशिप्स करते हैं, इतनी परिश्रम करते हैं, फिर भी उनको पर्याप्त पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक। तो ये सारी जो उनके ड्रीम्स को भी और उनके होप को भी क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। The author asked the group of the young men to organize themselves in a cooperative। अब देखो अनीस जंग जो हैं वो कुछ एल्डर पीपल आई मीन यंग लोग बैठे हुए थे, यंग मैन बैठे हुए थे, उनसे पूछते हैं क्यों नहीं आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, एक कोई अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, एक अपना कोई कंपनी खोल लीजिए, कोई बिजनेस कर लीजिए, है ना, 7 लोग कोऑपरेट होके, है ना, मतलब 10-15 लोग या फिर 10 लोग या 5 लोग मिलकर एक कोई अपना अच्छा सा बिजनेस क्यों नहीं करते हो। तो सी लर्न्स दैट हॉरिफिक ट्रुथ दैट इवन इफ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड they are taken to jail for doing something illegal and are beaten, है ना। मतलब जब अनीस जंग ने पूछा कि भाई आप लोग को जब चूड़ियों के बिजनेस में, चूड़ियाँ बनाने में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप 4-5 लोग मिलके कोई अलग से कुछ नहीं कर लेते। तो उसमें से एक आदमी बोलता है, बहुत ही मतलब हॉरिफिक मतलब डरावना आंसर रिप्लाई करता है कि अगर वे कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, इफ़ दे गेट ऑर्गेनाइज, अगर वो कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, दे आर टेकन टू जेल, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल आर बीटेन अप, अगर वो कुछ इलीगल करते हैं, कुछ नया बिजनेस तैयार करते हैं, कुछ नया बिजनेस करते हैं, तो यहाँ की पुलिस उनको पकड़कर जेल में बंद कर देगी। मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन्स हैव नो राइट्स टू डू देयर ओन थिंग्स, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर सके। वहाँ की पुलिस मिली हुई है, वहाँ के लैंडलॉर्ड से मिली हुई है, वहाँ के सब जो पॉलिटिकल लीडर सब मिले हुए हैं। तो मतलब अगर वो कुछ अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक, और उनको पीटेंगे भी। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर है ही नहीं, है ना। जो एक होता है ना मज़दूर का यूनियन लीडर होता है, उनका मज़दूर का यूनियन लीडर कोई है ही नहीं। अगर कोई यूनियन लीडर बनने की कोशिश करता है तो उसको पुलिस मारती भी है और जेल में बंद कर देती, या फिर कुछ अपना एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तब भी वो लोग करने नहीं देते। द ऑथर फाइंड्स 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स इन फिरोज़ाबाद। अब ऑथर ने इस 2 तरह की अजीब बातें फिरोज़ाबाद में डिस्टिंक्ट वर्ड, है ना, उन्हें 2 डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट जो है वर्ड फिरोज़ाबाद में पाया। वन इज़ द एक्सप्लॉइटेड फैमिली, एक तो उन्हें ये पता चला कि यहाँ पे फैमिली को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। कॉट इन ओवर टैक्स ऑफ पॉवर्टी, कि वो बेचारे किस में फंसे हुए हैं, ओवर टैक्स, मतलब ओवर टैक्स इन द सेंस कह सकते हैं कि ओवर टैक्स, है ना। तो वो ओवर टैक्स की पॉवर्टी में फंसे हुए हैं। एंड स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, और वो अपने कास्ट के उस प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। दे वर बॉर्न, जहाँ पे वो पैदा हुए, मतलब अभी वो ग्रैंड आई मीन वो ओल्ड लेडी कह रही थी ना कि दिस इज़ आवर फेथ, दिस इज़ आवर डेस्टिनी। अभी आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना तो उसमें कर्मा लिखा हुआ है। वो बूढ़ी औरत क्या बोलती है कि यही हमारा कर्मा है। कर्मा मतलब कर्म, है ना, मतलब डेस्टिनी, यही हमारा भाग्य है, ठीक। तो अगर हम इस कास्ट में पैदा हुए हैं, चूड़ियाँ बनाने वाले फैक्ट्री, तो हम चूड़ियाँ ही बनाएंगे, यही हमारा भाग्य है। तो वही कहने का मतलब क्या है कि इस वर्ल्ड में, इस फिरोज़ाबाद में 2 तरह की चीज़ें उनको देखने को मिली। एक तो वो फैमिली जो गरीबी में एकदम पिसी हुई है, ठीक, और वो पॉवर्टी में फंसी हुई है, ठीक, और एक्सप्लॉइट की गई है, मतलब शोषण किया गया उनका, ठीक। और दूसरे वे जो बेचारे इस कास्ट में पैदा हो गए, वो सिर्फ चूड़ियाँ ही बनाएंगे, ठीक।
ठीक, यही हमने अभी तक देखा एंड ऑथर यही बता रही हैं। द अदर इज़ वैसियस सर्किल ऑफ दोज हु एक्सप्लॉइट देम। और दूसरी चीज़ उन्होंने वो देखा कि वैसियस सर्किल, वैसियस मतलब और वीसियस जो होते हैं ना, अलग अलग जो सर्किल्स हैं जो उन पे काम करवाते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, दोज हु एक्सप्लॉइट देम, जो उनको परेशान करते हैं। वीसियस सर्किल मतलब कह लो कि वो जो वहाँ पे थोड़ा सा अथॉरिटी टाइप के हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जैसे वो कौन कौन से हैं, द साहूकार्स, है ना, साहूकार्स उनको टॉर्चर करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको पीटते हैं, है ना। एंड द मिडिल मैन, जो मिडिल मैन है वो भी उनसे ये काम करने के लिए कहते हैं। द पॉलिटिशियंस भी उनसे, द लॉ मेकर्स जो कानून बनाने वाले हैं, कानून के रखवाले, वो भी उनको पीटते हैं, है ना, उनके खुद के अधिकार नहीं देते। एंड पुलिसमैन एंड ब्यूरोक्रेट्स, जो वहाँ की पुलिसमैन है वो भी उनका सपोर्ट नहीं करती। अगर वो कोई शिकायत लेके जाते हैं तो खुद उनको पीटती है, गाली देती है और जेल में बंद कर देती है। जो ब्यूरोक्रास्ट होते हैं, जो वहाँ की एडवोकेसी होती है, कुछ भी उनके फेवर में नहीं, सब उनके जस्ट अपोजिट हैं। ठीक, नाउ these have created such a burden that child accepts his as naturally as its father did, है ना। मतलब ये सब लोग ऐसा माहौल बना दिए, ऐसा बोझ बना दिए, ऐसा बर्डन बना दिए हैं कि बच्चे जो आने वाली जनरेशन उनको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ता है जनरली, नेचुरली, कि उनके पापा जो करते थे वही हमको भी करना पड़ेगा। ठीक, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन उनका ये सिस्टम चलता ही रहेगा। टू डू समथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। टू डू समथिंग एल्स, अगर कुछ आप चूड़ियाँ बनाने के अलावा एक्स्ट्रा करते हैं, मीन्स टू डेयर, कि मतलब आपके पास साहस होना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर आप कुछ दूसरा बिजनेस करते हो तो वहाँ पे बहुत पीटती है पुलिस और लोग मारते भी हैं। ठीक, तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा हट के करते हैं, कोई अलग से जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके पास डेयर होना चाहिए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप, और डेयरिंग जो है, आई मीन साहस जो है, वो बड़े होने का मतलब नहीं है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, अ रे ऑफ होप, मतलब आशा की एक किरण। द ऑथर इज़ फिल्ड विद द जॉय व्हेन शी फाइंड्स दैट मुकेश थिंक डिफरेंटली। अब मुकेश को थोड़ा सा, अनीस जुंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो इतने बड़े फिरोजाबाद में कोई एक इंसान तो मिला, कोई एक बच्चा तो मिला जो चूड़ियाँ बनाने के अलावा सपने देखता हो। एक्चुअली वहाँ के मिडिल मैन, पुलिसमैन, साहूकार्स, लॉ मेकर्स, ब्यूरोक्राट्स, है ना, जितने भी हैं, वो सब लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि उनको सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ बनाना है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसका नाम मुकेश है, जो कुछ हट के सोच रहा है, कुछ डिफरेंट सोच रहा है। मतलब वो क्या करना चाह रहा है, मोटर मैकेनिक बनना चाह रहा है, वो चूड़ियाँ नहीं बनाना चाह रहा है। ठीक, द बॉय इज़ फिल्ड विद द होप, वो जो बच्चा है वो सपनों से भरा हुआ है, आशाओं से भरा हुआ है। हिज ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ मोटर मैकेनिक, उसके सपने हैं कि वो एक मोटर मैकेनिक बन जाए। इज स्टिल इज अलाइव हिज आइज, मतलब अभी भी उसकी आंखों में हमें ये सपने देखने को मिलते हैं, अलाइव हैं, कि वो क्या करना चाहता है, वो चूड़ियाँ ना बनाकर वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और ये बात अनीस जंग को बहुत अच्छी लगती है कि चलो कोई तो है जो हटकर डिफरेंट सपने देख रहा है। ओके, ही इज़ विलिंग टू डेयर, उसके अंदर साहस है, उसकी इच्छा है। ठीक, अनिस आस मुकेश इफ़ ही इज़ ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। अब अनिस जुंग और उससे पूछते कि ये बताओ क्या तुम्हारे और भी सपने हैं, क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो। मुकेश रिप्लाइज इन द निगेटिव, मुकेश जो है निगेटिव में आंसर करता है, आई मीन कहता है नहीं। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कहता है कि सिर्फ मुझे कार के सपने मुझे अच्छे लगते हैं। अ फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, हाँ कुछ जहाज़ जो है, प्लेन है, वो जो फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते रहते हैं। ठीक, तो दैट इज़ द रे ऑफ होप, मीन्स टू से कि यहाँ पे हम देखने को मिला कि अनीस जंग ने देखा कि पूरा का पूरा फिरोज़ाबाद मिडिल मैन, पुलिस मैन और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, वो ऐसा जाल बना के रख दिए हैं कि बेचारे उस जाल से बाहर निकल ही नहीं सकते, है ना। सपोज़ किसी के फैमिली ने 1000 रुपये ले लिया लैंडलॉर्ड से। ठीक, अब उसको भरते भरते पूरा लाइफ गुजर जाता है, लेकिन वो पैसे नहीं भर पाते। फिर उनकी आने वाली जनरेशन को वो पैसे भरने पड़ते हैं, तो ना चाहते हुए भी उनको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जॉब करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो लोग एक जाल बना के रखें, या फिर उन लोगों ने पुलिस को भी मिला लिया है, लॉ मेकर्स को मिला लिया है, चूड़ियाँ बनवाने वाले जो लैंडलॉर्ड्स हैं, है ना।
वे मिडिल मैन को, पॉलिटिकल लीडर को, पॉलिटिशियंस को, सबको मिला के रखे हुए हैं कि अगर कोई भी बेंगल मेकर्स शिकायत करने जाता है तो खुद बेंगल मेकर्स को ही पीटते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं। ठीक, मीन्स टू से कहने का सेंस ये है कि उनके पास खुद की अपनी कोई आज़ादी के ऑप्शंस नहीं है। ठीक, उनको सिर्फ एक ही काम करना है और वो है चूड़ियाँ बनाने का। हाँ, लेकिन अनीस जंग को एक बात अच्छी लगती है, एक आशा की किरण दिखती है कि चलो एक बच्चा अगर चूड़ियाँ ना बनाकर मोटर मैकेनिक बनेगा तो उसको देख के 4 और तैयार होंगे, फिर 4 को देख के और 4 तैयार होंगे। ठीक, तो कहने का सेंस कि दैट इज़ अ रे ऑफ होप, यही एक आशा की किरण होती है जिसकी वजह से लगता क्या है कि अनीस जंग थोड़ा सा खुश होती है। ठीक, तो दैट इज़ योर द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड यहीं पे आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। ओके।